राज्यसभा टीवी का ये बेहद खास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में बहन और भाइयों आज हैं आपके साथ मशहूर गायक नरेंद्र चंचल। एक साधारण और धार्मिक परिवेश में पैदा हुए नरेंद्र चंचल एक मशहूर गायक हैं। अमृतसर के नमक मंडी इलाके में जन्मे नरेंद्र चंचल का बचपन अभावों और कष्टों में गुजरा। गाने का शौक उन्हें बचपन से ही था और जैसे जैसे उस शौक से तारीफें और इनाम मिलने लगे उनका मन इसमें रमता चला गया। नरेंद्र चंचल की खास आवाज और उतने ही खास अंदाज ने बहुत जल्द ही सुनने वालों के दिलों पर असर किया और दूर दूर से उन्हें गाने के बुलावे आने लगे। ऐसे ही एक बुलावे पर मुंबई में गाते हुए नरेंद्र चंचल को जब राज कपूर ने सुना तो जैसे उनकी तलाश को एक मंजिल सी मिल गई। राज कपूर अपनी फिल्म बॉबी के लिए एक सूफियाना असर वाली आवाज तलाश रहे थे। नरेंद्र चंचल के लिए फिल्म में गाने का ये पहला मौका था और रातों रात वो फिल्म संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज करने लगे। नरेंद्र चंचल ने वैसे तो फिल्मों के लिए बहुत कम गाने गाए, लेकिन जो भी गाए वो आज अमर है। कभी अश्क के तारे, कभी शब गुजारी रोके, कभी गिन के चांद तारे, कभी गिन के चांद तारे, कभी गिन के चांद तारे। मैं मेरी निचोड़ दे, दो कुट पिला दे साकिया, बाकी मेरे ते रोड़ दे, दो कुट पिला दे साकिया। तुझे घबरा के तेरे नाम से पुकारा है, साकिया शराब मेरे जीने का सहारा है। हो दो कुट पिला दे, दो कुट पिला दे साकिया, बाकी मेरे ते रोड़ दे, दो कुट पिला दे साकिया। बीते 40 वर्षों से नरेंद्र चंचल अपने भजनों, जागरण के गीतों और पंजाबी सूफी गानों के बेताज बादशाह हैं। मिडनाइट सिंगर के नाम से पुकारे जाने वाले नरेंद्र चंचल जब माता की चौकी पर होते हैं तो हजारों श्रद्धालु घंटों अपनी अपनी जगह पर जमे भक्ति रस में लीन हो जाते हैं। माता मेरी सब दे दिला दे हाल दस दी। हाँ मैया जी असी नौकर तेरे, हाँ मैया जी असी नौकर तेरे, हाँ मैया जी असी नौकर तेरे, हाँ मैया जी असी नौकर तेरे। सेवा तेरी च खड़ा रवा मैं शाम सवेरे, मैया जी नौकर तेरे, हाँ मैया जी नौकर तेरे। हो जद दी कीती नौकरी तेरी, जद दी कीती नौकरी तेरी,
बहुत बहुत स्वागत है नरेंद्र जी। थैंक यू, धन्यवाद। नरेंद्र जी बताइए कि कब वो ज़माना आया होगा जब आप मशहूर हो गए होंगे, अगर थोड़ा पीछे जाकर देखें कि सब लोग ये जानने लगे होंगे कि नरेंद्र चंचल एक बड़े मशहूर सिंगर उभर कर सामने आए हैं। मैं उससे भी बहुत पीछे जाता हूँ, जहाँ से मेरी स्मृति, मेरी होश शुरू हुई। तो मैं मेरे घर के नीचे अमृतसर का रहने वाला हूँ। तो घर के नीचे कुआं था। तो मैं स्कूल आते जाते खेलते कुएं में बहुत जोर से आवाज़ें लगाता था, और वो जो आवाज़ वापस आती थी वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। कुएं के ऊपर कमरे की खिड़की थी। उस खिड़की में मैं लकड़ी के खिलौने ऐसे कुछ बांध के तो बोलता रहता था, अब आपके सामने नरेंद्र कुमार जी गाना गाएंगे। और मेरे श्रोता होते थे गली मोहल्ले के बच्चे और औरतें घरों की। तो और तब आपकी उम्र कितनी थी? 7-8 साल को होगा। तो मेरे पहले श्रोता मेरे मोहल्ले वाले थे, और मोहल्ले वालों को ही पता लगा कि मैं गा सकता हूँ। मेरे घर वाले यकीन नहीं करते थे। ये मुझे लगता है हर घर में यही होता है, अड़ोस पड़ोस को पहले पता लग जाता है। तो ये मेरी याददाश्त में है। और गली में थोड़ा सा चल के ही आगे बाजार आ जाता था, तो कहीं ढोल की आवाज़, कहीं बैंड की आवाज़ आती थी, तो मैं उस ढोल के पीछे, उस बैंड के पीछे चला जाता था। और फिर मोहल्ले वाले मुझे ढूंढ के मेरे घर छोड़ते थे। तो ये सब इंसिडेंट्स मुझे आज भी याद है। लेकिन वो इंसिडेंट्स फिर याद कीजिए कि जब घर घर में नरेंद्र चंचल का नाम होने लगा। बड़ी मुश्किल से हुआ है। पहले तो मेरे ही घर में नहीं था, क्योंकि वो मुझे शायद उन दिनों घरों में गाना बजाना कुछ अच्छा नहीं समझते थे। तो लेकिन मैं गुनगुनाना गाना घर में शुरू हो गया था, और गली मोहल्ले के सब लोग मुझे पसंद करने लगे थे। और गली के जो पहरेदार का एक बेंच बना होता था, मुझे याद है, मैं वो खुद बजाता था, खुद गाता था, और सारी गली के लड़के मेरे हम उम्र वो मुझे घेर के बैठ जाते थे। गली से मैं बाजार में निकला, और ये याद रखिए कि ये सब घर वालों के क्या, माँ बाप के विरोध के बावजूद मैं बाहर निकला, और मेरी पहचान शहर में होने लगी। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि एक मिडिल क्लास फैमिली में वो सब कुछ नहीं था जो मेरे कुछ अच्छे दोस्तों के घरों में था। तो मुझे वो थोड़े से, जब मैं गाता था, मुझे पैसे वैसे मिलने शुरू हो गए, और मैंने सोचा ये तो काम ही बहुत बढ़िया है, घर से खर्चा मिलता नहीं और ये मेरा गुजारा हो जाता है। तो शहर के लेवल पर ये बड़ी बाद में जाके पता लगा कि मेरे फादर, बाऊजी हम कहते थे, बाऊजी भी भीड़ के किसी कोने में मुझे सुन रहे होते थे, और घर आके माँ को बोलते थे कि उसकी पंजाबी में ਉਹਦੀ बड़ी इज्जत है, उन्होंने बड़े हार पहनते हैं। लेकिन हार बाहर पड़ते थे, घर में मार पड़ती थी। तो ये सिलसिला चल निकला। और थोड़ा सा सब्जेक्ट से हट रहा हूँ।
आज जब मैं टीवी में बच्चों को गाते देखता हूँ, बड़ों को गाते देखता हूँ, तो मुझे लगता है मेरा वो दौर क्यों नहीं था। जब मेरी माँ कहती थी मुझे सच बोला करो, तो जब मैं कहीं सीख रहा होता था गाना और लेट आना, माँ ने कहना कहाँ से आए हो, मैंने कह देना मैं गाना सीख रहा था, फिर मुझे मार पड़ती थी। तो मैंने एक दिन माँ से पूछा वो कौन सा वक्त है जब मैं सच बोलूं और मुझे मारना पड़े। एक तरफ तो आप कहते हो सच बोलना, हाँ। तो ये मेरे बचपन का दौर था, मेरे सीखने का दौर था और मेरे प्रोफेशनल होने का दौर उसी वक्त शुरू हो गया जब मेरे फादर के दोस्त मुझे बुलाते थे, गाने सुनते थे और मुझे इतने से पैसे इकट्ठे हो जाते थे। तो अमृतसर लेवल पे मैं बहुत पॉपुलर हो गया था। कहीं शादी ब्याह है तो लोग मुझे घर में बुला के गाने वाने सुनते थे और एक छोटा सा ग्रुप भी तैयार हो गया था। तब वो अमृतसर वाले दौर में क्या गा रहे थे आप, किस तरह की चीजें? ऐसे ही उन दौर के फिल्मी गीत भी होते थे। सबसे ज्यादा किसी की नकल करते थे या कोई खास? जाहिर है कि जो सीनियर लोगों के रिकॉर्ड बने होते थे हम वही गाते थे। तो ये नहीं पता था कि ये गाना सीखा भी जाता है, ये पता था कि ये रिकॉर्ड है। उन दिनों बाजारों में ये ग्रामोफोन रिकॉर्ड दुकानों पे बजते थे और मैं दुकान के बाहर बैठा गाने सुनता रहता था। वहीं से मुझे वो गाने याद हो जाते थे और वही गाने फिल्मों के वो फिर गाते थे आप? हम गाते थे। हाँ। जैसे कौन सा उसमें से ऐसा पसंदीदा गाना रहा होगा? मेरा बहुत पसंदीदा गाना था चल उड़ जा रे पंछी, हाँ। कि अब ये देश हुआ बेगाना। मैं रफ़ी साहब के गाने गाता था, लेकिन मन्ना डे साहब मेरे फेवरेट थे, ऑल टाइम फेवरेट। अच्छा। आज दोनों ही नहीं हैं, लेकिन वो अपनी अपनी छाप तो छोड़ ही गए हैं, ना उनकी कोई जगह ले पाया। तो मुझे अच्छा लगता था रफ़ी साहब को गाना, मन्ना डे साहब को गाना। और फिर उन दिनों पंजाबी गाने वाने भी थे जो मैं सुन के उसको गा लेता था। तब तक मैंने सीखना शुरू नहीं किया था। ग्रामोफोन मेरा गुरु था, उस्ताद था। और वो जो शादियों पे लेके जाते थे ग्रामोफोन बजाने, तो मैं उनके साथ चला जाता था। एक तो वहाँ खाना मिलता था, दूसरा मेरी पसंद के वो रिकॉर्ड चलते रहते थे और मैं गाना सुनता रहता। अच्छा, आप वैसे तो बताते ही हैं सब लोगों को, सब लोग जानते हैं कि आप 7 भाई बहन? हाँ, 7 भाई थे। हाँ, एक बहन। और आपके पिता क्या करते थे? मेरे पिता शेयर मार्केट में थे और शेयर मार्केट में बड़ा उतार चढ़ाव आया। आज तक मुझे समझ नहीं आई। मुझे वो जल्दी से खाना खा के, सामने ही मार्केट थी और मुझे भेजते थे जा पता करके आ, ये इसका क्या भाव है, इसका क्या। मैंने कभी वहाँ चीज़ बिकती नहीं देखी, सिर्फ भाव ही होते थे, उसका ये रेट है, उसका ये रेट है। और कभी कभी बाबूजी के लिए खाना लेके भी जाता था, तो माँ बड़ी खुश थी कि ये सेवा करता है। पर वहाँ फादर के दोस्त बैठ के घेर के मुझे बिठा लेते थे, मुझसे गाने सुनते थे और फिर मुझे वो पैसे इकट्ठे होते थे। ये भी उनको बाद में पता लगा। तो बस उसमें ये था कि शेयर मार्केट में वो बहुत डाउन हुए, उसके बाद उनका पाँव नहीं लगा, वो इधर उधर भटकते रहे। ये सब मुझे याद है कि मेरा बचपन इस तरह बीता और इस तरह गा गा के मेरी छोटी छोटी ज़रूरतें भी पूरी होने लगी। और इसमें आपने पढ़ाई वगैरह क्या कर ली? मैंने पढ़ाई जो है वो उन दिनों FA होता था मैट्रिक के बाद, तो
वो मैंने बीच में छोड़ दी थी। उसका एक ही कारण था कि मुझे गाने का बहुत शौक हो गया। हालांकि बाद में मैंने अपने बच्चों को ये सब नहीं करने दिया, मेरा ज़माना और था। स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं, घर बैठे पास हो जाता था। तो स्कूल वालों ने ज़बरदस्ती एक कंपटीशन में भेजा मुझे, और वहाँ मुझे याद है एक भजन था, हे महादेव मेरी लाज रहे, मेरी लाज रहे, तेरा राज रहे। ये मेरा उससे बोला नहीं गया, तो जाहिर है कि बाहर आ गया। लेकिन जजों में से एक उठ के आए, उन्होंने मुझे कहा कि गाना छोड़ना ना, तुम बहुत अच्छा गा सकते हो। तो उसके 3 साल बाद चंडीगढ़ में पंजाब का एक कंपटीशन हुआ, जिसमें मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। तो मैं डरा नहीं, मैं थका नहीं। इस तरह तय की हैं हमने मंजिलें, गिर पड़े, गिर कर उठे, उठ कर बढ़े। घर वालों का विरोध एक तरफ और मेरा जुनून एक तरफ। आखिर घर वालों को मेरे जुनून के आगे हारना पड़ा, क्योंकि शेयर मार्केट में घाटे के बाद, नुकसान के बाद बड़े भाइयों की पढ़ाई छूट गई, उनको काम ढूंढना पड़ा। मुझे काम मिल गया था, तो थोड़ी हेल्प भी होनी शुरू हो गई। काम क्या मिल गया था आपको? यही गाने वाला? यही गाने वाला। काम मिला नहीं था, मैंने काम ढूंढ लिया था, और मेरा शहर के लेवल पे मेरा नाम होना शुरू हो गया। अच्छा, तो आपको मेरा ख्याल है कि बॉबी में पहली बार गाने का मौका मिला होगा। हाँ, बॉबी से पहले मैंने बताया कि मैं स्टेज पे पॉपुलर हो गया था, और इंडो पाकिस्तान का जब जंग हुई तो मिनिस्ट्री ऑफ I&B की ओर से ग्रुप बने, जिसमें मेरी सिलेक्शन भी हो गई आर्मी एंटरटेनमेंट के लिए। जैसे पाकिस्तान बॉर्डर, इधर चाइनीज बॉर्डर, इंडो तिब्बत रोड वगैरह, वहाँ हम जाते थे ग्रुप प्रोग्राम करने के लिए और आर्मी एंटरटेनमेंट के लिए। तो वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ। आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर मुझे कहा करते थे कि तू फिल्मों में क्यों नहीं जाता, और फिल्मों के बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था, इतने मेरे सपने नहीं थे। यही था कि मैं लोगों को पसंद आ रहा हूँ, और आर्मी यूनिट्स स्पेशल लिखते थे कि हमें नरेंद्र चंचल वाला ग्रुप चाहिए। तो मैं इस लेवल पे भी पॉपुलर हो चुका था। तो वही मुझे गाते गाते बैसाखी का प्रोग्राम बॉम्बे में होता था, तो एक ग्रुप वाले मुझे बॉम्बे ले गए। उस वक्त मुझे 65 रुपए मिलते थे। अच्छा। एक प्रोग्राम के, बहुत थे। तो उनके साथ मैं शहर शहर घूमा, बॉम्बे गया। तो वहाँ बैसाखी के प्रोग्राम में जब मुझे चांस मिला गाने का, तो मैंने बुल्ले शाह की काफ़ी गाई। इसका भी एक इतिहास है। हमारे यहाँ जैसे ये पकौड़े हैं, तो अमृतसर में पकौड़े को तलिया कहते हैं। तो वो पकौड़े लेके मैं आया घर के लिए, तो वो कागज़ का लिफाफा था, वो पढ़ता आ रहा था, तो उसमें ये काफ़ी थी लिखी हुई। तो पकौड़े तो गिर गए, लेकिन वो पढ़ता वो काफ़ी रह गई, और उस काफ़ी ने मेरा बड़ा साथ दिया।
मैंने उन दिनों काफियाँ वाफियाँ आती थी रेडियो में, सेमी क्लासिकल टाइप का, कोई सुनता था कोई नहीं सुनता था। खैर मेरे घर में तो रेडियो भी नहीं था, तो मैंने उसे थोड़ा फोक में। तब तक आप बुल्ले शाह को जानते थे, नाम सुना मैंने था? बुल्ले शाह का नाम सुना था रेडियो के थ्रू, पढ़ा मैंने पहली बार, तो मैंने उससे कुछ अपना फोक ढंग में, मैं अब इसको गाना ना समझिएगा, मैं गुनगुनाऊंगा। जी जी। हाँ, तो वो तैयार करके मैंने बॉम्बे जाके सुना दी। हाँ। हाजी लोक मक्के वल जांदे, मेरा रांझा माही मक्का नी मैं कमली हाँ, मैं ते मंग रांझे दी होइयां, मेरा बाबल करदा तक्का नी मैं कमली हाँ, नी मैं कमली हाँ, नी मैं कमली हाँ, वे मैं नहीं बोलना, वे मैं नहीं बोलना। ये बॉबी का गाना उसी काफी में से निकला। राज कपूर साहब वहाँ बैठे थे, वो अंदर आए ग्रीन रूम में, मुझे आके मिले और बड़े दूर से मुझे हाथ किया। तो उन्होंने कुछ मुझे कहा कि बलिया ये है तेरे पास, मेरे पास वो भी था। तो उन्होंने दूसरे दिन मुझे स्टूडियो बुलाया, तो वहाँ जाके मुझसे वो बुल्ले शाह की दूसरी काफी थी, राती जागे पीर सदावे, राती जागन कुत्ते, तैथी उत्ते भौंकनो बंद ओ मूल ना हुंदे, ते जारड़ी ते सुत्ते, खसम अपने दा दर ना छड़ दे, ते पावे वजन जुत्ते, उठ बुलिया उठ पीर मना ले, नहीं ते बाजी ले गए कुत्ते। क्या बात है। तो ये मैंने वो पेपर पढ़ के बुल्ले शाह की किताबें ढूंढनी शुरू की, तो उन्हीं में से ये मुझे रट लग गई कि मैं डिवोशनल तो बाद में शुरू हुआ, सूफी गाना तब शुरू हो गया था। तो उसी सूफी गाने में से राज साहब ने बॉबी में वो वे मैं नहीं बोलना, वे मैं नहीं बोलना, तो ये उसी बुल्ले शाह की काफियों में से ये गाना निकला। वो असल में वो था, मंदिर ढा दे मस्जिद ढा दे जो कुछ टहंदा, पर बुलिया किसे दा दिल ना टावी, इस दिल विच दिल भर रहंदा, या दिल विच रब रहंदा। तो इसमें से वो गाना बना और मैं बॉबी का सिंगर हो गया। दिल में दिल भर रहता, जिस पलड़े में तुले मोहब्बत, जिस पलड़े में तुले मोहब्बत, उसमें चांदी नहीं तोलना, तौबा मेरी ना ढोलना, मैं नहीं बोलना, हो नहीं बोलना जा, मैं नहीं बोलना जा, ओ मैं नहीं बोलना जा, बोलना मैं नहीं बोलना, तौबा मेरी ना ढोलना, मैं नहीं बोलना। ये बता दूं कि उस बॉबी के गाने से पहले मेरा माता की भेंटे, भजन को हम भेंट कहते हैं,
वो गाना मैं शुरू हो गया था। तो बॉबी का गाना आने के बाद थोड़ी देर मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि अब तो मैं हीरो हो गया हूँ, तो ये सब जगराता ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक इंसिडेंट ऐसा हुआ, जिस मंदिर में जाता था उन्होंने कहा कोई कुछ भेंट सुनाओ। मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं। तो दूसरे दिन मुझे आगरा जाना था प्रोग्राम के लिए, तो मेरी आवाज़ बंद हो गई। तो मुझे समझ आ गई कि मेरी तो तबीयत ठीक नहीं थी, मैं अच्छा भला था। तो माँ की कृपा हुई, ये दोबारा मुझे सब मिला। तो इस बीच में बहुत फिल्में कर चुका था। तो वो आवाज़ जो बंद हुई थी, कितने दिनों तक वो आवाज़ बंद? वो लगभग 2 महीने। अच्छा। मैं मतलब इतना सा भी बोल नहीं पाता था। तो जिनको मैं मानता था उन्होंने, उनकी कृपा हुई और मैं बॉम्बे तो जाने का भूल ही गया था। तो ये आवाज़ उस माँ की देन, फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। इसमें फिल्में की जाहिर है उसमें माता रानी की फिल्में भी आ गई। पहले आशा आई, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। फिर दूसरे ही साल चलो बुलावा आया है माता ने बुला। तो ये फिर तो मेरी सेकंड इनिंग शुरू हो गई। फिर मेरे दिमाग से वो फिल्मों का भूत उतर गया था। हालांकि मैंने बहुत फिल्में की, मैंने गुजराती गाया, मराठी गाया, बंगाली भी गाया, पंजाबी तो मैं था ही। तो लेकिन वो जो हीरो था, वो हीरो तो उसी वक्त ख़त्म हो गया। तो आज जो हूँ वो आपके सामने हूँ। तो मतलब ये कि फिल्मों में जो आपने गाया उसका ख़ासतौर पर साथी गायकों के साथ अगर अपना कुछ तजुर्बा हमारे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि महंगाई मार गई जो गाना है, महंगाई मार गई गाने का ही जानी बाबू भी हैं और हम जानी बाबू के बारे में कुछ नहीं जानते कि वो नहीं, जानी बाबू कवाल थे और उन दिनों वो बहुत अच्छे कवाल थे वो। और बॉबी के बाद मनोज जी ने मुझे बुलाया, महंगाई मार गई। तो मनोज जी होम्योपैथिक इलाज भी करते थे। तो जुहू में ही वो थे और जुहू होराइजन होटल में उन्होंने मुझे ठहराया हुआ था। तो वो कोल्ड की वजह से, कुछ वजह से मैं ठीक तरह गा नहीं पा रहा था। तो जुहू से लेकर तारदेव फेमस तक वो मुझे होम्योपैथिक गोलियां खिलाते गए। और महंगाई मार गई वर्मा मलिक साहब ने शायद लिखा था, लेकिन मनोज जी भी उसमें कई लाइनें मैं देखता रहा, गाड़ी में ही वो कर रहे थे। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मुकेश जी, लता जी, जानी बाबू, ये सब तो फिगर सभी नाम थे। तो मैं था उसमें एक नया। और उन दिनों डबिंग नहीं थी, डायरेक्ट रिकॉर्डिंग थी और हाईलाइट मेरा पोर्शन था। तो जानी बाबू से शुरू हुआ सिलसिला जी, फिर मुकेश साहब आए। हाँ, जानी बाबू से कव्वाली शुरू हुई, वो वाली। तो मुकेश जी, लता जी और फिर मेरा पोर्शन। मुझे समझाने के लिए प्रेमनाथ जी वहाँ थे, क्योंकि वो उन पर फिल्माया जाना था। तो वो सब चाहते थे मैं एज इट इज पंजाबी ही गाऊं और उसमें कुछ हिंदी शामिल थी। तो जैसे ही मैंने वो आलाप लगाया तो सभी वो सीनियर आर्टिस्ट
पहले मुट्ठी भर में पहले पैसे, मुट्ठी में पैसे लेकर थैला भर शक्कर लाते थे। थोड़ा सा उठाइए। उठाया नहीं जाएगा, आप दिखा देना। तो वो सब मेरी ओर देख के मुस्कुराने लगे, तो मुझे सब कुछ मिल गया और मुझे डर नहीं आया, क्योंकि मैं स्टेज से गया था और स्टेज वाले थोड़ा निडर होते हैं, तो वो तो नोटिशन में भी नहीं बचते। तो बस वो गाना रिकॉर्ड हुआ, मुकेश जी ने मुझे ऐसे ऐसे, मैं गा रहा था, वो मुझे ऐसे ऐसे कर रहे थे। लता जी दूर खड़ी थी। बाद में मैंने एक लता जी के साथ ड्यूट गाया, फिल्म दो शत्रु। तो उसमें जब वो जो मुझे समझाया गया वो मैंने किया, तो लता जी भी ऐसे ऐसे मुस्कुराने लगी। तो मेरे पास फिल्म इंडस्ट्री की कोई फ़ोटो नहीं है, सिर्फ लता जी के साथ मैं उनके पास गया कि मुझे आप पिक चाहिए आपके साथ। तो ये मेरा इनाम था, ये मेरे एक्सपीरियंस थे फिल्म इंडस्ट्री में। फिर तो मैंने रफ़ी साहब के साथ गाया, मन्ना डे साहब के साथ गाया, आशा जी के साथ गाया। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि मुझे डर कभी नहीं लगा, इंस्पिरेशन ज़रूर मिलती थी कि ये बड़े आर्टिस्ट हैं और मुझे आज कुछ करना है। तो अब नरेंद्र जी, हमारे पास वक्त की भी एक सीमा है, लेकिन हम आपसे ये ज़रूर जानेंगे कि जिस बचपन की शुरुआत आपने की थी कि कुएं में जो अपनी आवाज़ वापस आते हुए सुनते हुए आप गाते थे, और आज जबकि आपकी आवाज़ दूर दूर तक गूंज रही है और हर कोई आपकी आवाज़ से परिचित है, ये एहसास कैसा है, ये यात्रा कैसी है, और इस पड़ाव पर आप अपनी इस जर्नी को कैसे देखते हैं? कुएं की आवाज़ तो मैं भूला ही नहीं हूँ, क्योंकि वही आवाज़ आज भी ये जो चारों तरफ है, ये वही आवाज़ है। मेरे स्पेशली माँ नहीं चाहती थी मैं गाना गाऊं, लेकिन कमाल ये है कि जब मेरे यहाँ कोई गेस्ट आते थे तो माँ सबको कहती थी ये मेरा मोहम्मद रफ़ी है। मुझे बड़ा गुस्सा आता था कि मैं मोहम्मद रफ़ी नहीं हूँ, मैं नरेंद्र चंचल हूँ। तो बाद में शायद हर माँ बाप के, जब मैं बाप बना तो मुझे लगा कि वो बहुत ठीक थे अपनी जगह, वो गाने का दौर नहीं था, उनको लगता था मैं भाइयों से पिछड़ जाऊंगा और क्या करूंगा। एक मिडिल क्लास फैमिली जो अच्छी नौकरी सोच सकती थी, बिजनेस नहीं सोच सकती थी, और उन दिनों बैंक में या रेलवे में ये दो नौकरियां थी बड़ी, तो उनको ये लगता था कि मेरा ये बेटा पिछड़ जाएगा। तो लेकिन शायद मेरी माँ को पता था अंदर से कि मुझे गायक ही बनना है, और तभी वो अपने सर्कल में, रिश्तेदारों में यही कहती थी कि मैंने, कहते हुए शर्म आती कि मैंने हीरा पैदा किया है, ये मेरा मोहम्मद रफ़ी है। और बाद में जब मैंने बॉबी का, उन दिनों स्पूल था, कैसेट नहीं थी, तो राज साहब ने मुझे वो स्पूल दिया, और फिर वो घर में सर्कल के रिश्तेदार, दोस्त, तो सबको प्राउडली वो सुनाया जाता था, कोका कोला पिलाया जाता था। तो मुझे एहसास हुआ। और मेरी माँ गाती बहुत अच्छा थी। आम भारतीय घरों में जैसे मंदिर होते हैं, तो घर में मंदिर था, वो भजन कीर्तन करती थी, और बड़ा ऊंचा स्वर था, ये स्वर मुझे वहीं से मिला है। और 7 भाई बहनों में माँ जब मंदिर जाती थी सिर्फ मुझे ही उठा के लेके जाती थी। मुझे सर्दी में सर्दी भी लगनी, रोते हुए जाना, पर वहाँ मेरा मंदिर में जाके दिल लग जाता था। वहाँ मैंने
भजन सुनने, कथा सुननी, शाम को वही भजन वही कथा मैंने अपने दोस्तों को सुनानी, क्योंकि उन बुद्धुओं को कुछ नहीं पता था। मेरी माँ की वजह से मुझे वो सब कुछ पता था। तो मैं उन सब का लीडर भी हो गया, क्योंकि मुझे बहुत कुछ आता था, उनको नहीं आता था। तो ये माँ का ही आशीर्वाद है जो मुझे मिला, और आज तक वो मेरे साथ है। मैं माँ को भूल ही नहीं पाया। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र चंचल, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया और अपनी यादें और अपनी ज़िंदगी की इस यात्रा पर रोशनी डाली। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका, कि बातें करने का टाइम ही नहीं मिलता है, और आप आए। राज्यसभा मैं भी बहुत देखा करता था, तो जब आपके साथ बात हुई तो फिर तो मैं राज्यसभा देखने ही लगा, क्योंकि इसके लिए किसी पर्टिकुलर डिश की ज़रूरत नहीं थी, ये तो आता ही था। जी जी। तो थैंक यू आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। श्रोताओं से मुझे मिलने का मौका मिला, और कुछ दिल की बातें जो शायद दिल में ही थी मैं कर ना पाता अगर आप ना आते। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र चंचल जी। ये थे नरेंद्र चंचल प्रोग्राम गुफ्तगू में। इस एपिसोड के बारे में कुछ कहना चाहते हो और अपनी बात नरेंद्र चंचल तक पहुंचाना चाहते हो तो ज़रूर लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर। पहले मुट्ठी विच पैसे लेकर, पहले मुट्ठी में पैसे लेकर थैला भर शक्कर लाते थे, अब थैले में पैसे जाते हैं, मुट्ठी में शक्कर आती है। हाय महंगाई महंगाई महंगाई, दुहाई है दुहाई है दुहाई है दुहाई, तू कहाँ से आई, तुझे क्यों मौत न आई। हाय महंगाई महंगाई महंगाई।